तो हम लोगों ने देखा था नेहरू का सेक्युलरिज़्म हम लोगों ने देखा था, सेक्युलरिज़्म देखा और कम्युनलिज़्म देखा। ये 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। देखिए, तीसरा टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इवन आप उस चीज़ को ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं कि नेहरू का फॉरेन पॉलिसी क्या था? नेहरू का फॉरेन पॉलिसी का मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक़्त इंडिया का क्या स्टैंड था? इंडिया किस तरीके से अपना मतलब जो फॉरेन पॉलिसी था, वो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच ले रहा था, हम लोग वो देखेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर आने का संभावना है, तो नेहरू का फॉरेन पॉलिसी से बहुत प्रश्न आता है कि उस वक़्त का क्या सिनेरियो था? तो जैसे हम लोगों ने सेक्युलरिज़्म और कम्युनलिज़्म में हम लोग बैकग्राउंड देखे कि क्या बैकग्राउंड था, कि किस बैकग्राउंड में वो चीज़ें चल रही थी, किस बैकग्राउंड में थॉट शेप हो रहा था नेहरू का। जैसे हम लोगों ने देखा था बात किया था कि एवरी थिंकर इज़ अ चाइल्ड ऑफ हिज़ टाइम। मतलब कि जो भी थिंकर होता है ना, उसका जो माइंड होता है, वो उस वक़्त के इवेंट्स से शेप होता है। तो सेम जो फॉरेन पॉलिसी था इंडिया का, उस वक़्त के इवेंट से शेप हो रहा था। तो अभी हम लोग वो देखते हैं। तो जो तीसरा हेडिंग आपका होगा, वो होगा फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। देखिए, भारत उस वक़्त आज़ाद हुआ था, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। आप बैकग्राउंड में देखते रहिएगा ये सब। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, हम लोगों को फ्रीडम मिला था और उसी वक़्त पार्टीशन भी हुआ था। उसी वक़्त पार्टीशन भी हुआ था। दूसरा चीज़, ये तो नेशनल लेवल पे था। दूसरा चीज़, उसी वक़्त वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था और उस वक़्त जो पूरा विश्व था, वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने के बाद आप जैसे हम लोग देखें कि यूएस का जो गुट था, वो लोग जीत गया था। तो उस वक़्त वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ और इसी वक़्त यूएन का फॉर्मेशन होता है। यूएन का फॉर्मेशन हुआ और हम लोग देखते हैं कि इसी वक़्त से जो देश था 2 गुट में बँट जाता है। एक गुट जो था, से जो एक नाटो था, नाटो का फॉर्मेशन इसी वक़्त होता है और दूसरा जो था, वो वार्सो पैक्ट के थ्रू रशिया का था। रशिया लेड ग्रुप था, वार्सो पैक्ट के थ्रू। ये यूएस लेड था। ये बैकग्राउंड हम लोग का है पूरा, ये पूरा बैकग्राउंड है। इस वक़्त बहुत सारा ये इंस्टीट्यूशन बन रहा था, मतलब आप मेन मान के चल सकते हैं कि देखिए, यूएस जो था, उस वक़्त डोमिनेट कर रहा था क्योंकि यूएस नया प्लेयर बन के आया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब क्योंकि रशिया का स्थिति उतना सही था नहीं, लेकिन यूएस नया प्लेयर बन के आया था, यूएसए जो था। तो और यूएस हम लोग देखते हैं, मानते हैं, जैसा जानते हैं कि यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। यूएस कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उस वक़्त मतलब यूएस जो था हर जगह पैसा बाँट रहा था। जितना जितना डेवलपमेंट का काम हो रहा था, उसी वक़्त हम लोग देखें कि वर्ल्ड बैंक भी बना था। वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ बना, ये सब क्या है? ये सब पैसा बाँटने के लिए बना था। जितना लेंडिंग था, लेंडिंग कर रहा था ये सब। तो ये पूरा बैकग्राउंड था जब देश आज़ाद हुआ। तो इसी बैकग्राउंड में और हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, नया-नया देश था, अभी हम लोग को फ्रीडम मिला था, तो हम लोग का देश वैसे भी नया था, न्यू था न्यू था। ये आप बैकग्राउंड में रखिए कि देश आज़ाद हुआ था, नया-नया था और हम लोग जब देश आज़ाद हुआ था, तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, बहुत ही बुरा था। मतलब इतना बुरा था कि हम लोग का फूड सिक्योरिटी नहीं था, खाने तक को मतलब पैसे नहीं थे हम लोग के पास। फॉरेन पॉलिसी बनाना तो छोड़िए, मतलब खाने तक के पैसे नहीं थे, डिफेंस का पैसा नहीं था, कुछ का पैसा नहीं था, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति था। सड़ा हुआ चावल यूएस भेजता था और हम लोग खाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हालत रहा होगा और उस बुरे हालत में अगर कोई पॉलिसी फॉर्म हो रहा है और वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो कितनी बड़ी बात रही होगी। नेहरू को अभी गाली देना बहुत आसान काम है। अभी आप नेहरू को गाली दे सकते हैं, अभी अभी बैठ के आप गाली दे सकते हैं नेहरू को, लेकिन अगर 1947 का भारत देखिए और जिस वक़्त पॉलिसी फॉर्म हुआ, देखिए क्रिटिसाइज़ करना अलग बात है, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं किसी को, आप असहमत हो सकते हैं किसी को, लेकिन जो व्यक्ति जो कार्य किया है, उसके लिए आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ हम लोग देखिए, क्रिटिसिज़्म, सहमति, असहमति अपनी जगह है और आर्ट्स जो है, आर्ट्स सब्जेक्ट जो है, इसमें कुछ भी फाइनल ट्रूथ नहीं होता है, कुछ भी फाइनल ट्रूथ नहीं होता, सब पर्सपेक्टिव होता है, एवरीथिंग इज़ अ पर्सपेक्टिव।
हर चीज़ पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना-अपना मत होता है। आप देखोगे आईआर में डिफरेंट-डिफरेंट स्कूल है। हम लोग कभी अगर आईआर पे चर्चा करेंगे तो कि रियलिस्ट का अलग स्कूल है, लिबरल का अलग स्कूल है, मार्क्सिस्ट का अलग स्कूल है, तो सबका डिफरेंट-डिफरेंट स्कूल है, सबका डिफरेंट-डिफरेंट थॉट है। तो कुछ भी आर्ट्स या फिर आईआर जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, आईआर इस सब में सबका पर्सपेक्टिव होता है। तो हम लोग वापस चलते हैं इस पे डिस्कशन पे। तो आप जो नेहरू का फ जो हम लोग फॉरेन पॉलिसी इवन नेहरू या फिर उस वक़्त के जो देश का हालात था, तो उस वक़्त जो देश में फॉरेन पॉलिसी बन रहा था, इसी बैकग्राउंड में बन रहा था पूरा। अभी नया-नया आज़ाद हुआ था, आज़ाद होते ही देश में देश 2 भाग में बन गया था, पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया था। और पाकिस्तान इसी वक़्त क्या करता है, अटैक कर देता है इंडिया पे। आप देखोगे, इसी वक़्त देश आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था, इसी वक़्त कश्मीर इश्यू था, कश्मीर इश्यू था। कश्मीर का इश्यू भी इसी वक़्त आया था। तो ये सारा चीज़ जो था बैकग्राउंड में चल रहा था। तो इन्हीं सब बैकग्राउंड में जो 2 गुट बना था नाटो का और वार्सो पैक्ट से रसिया का जो गुट था, इसी बैकग्राउंड में नेहरू जो है वो एक यूनिक आइडिया लेकर के आते हैं, कि ना तो हम रसिया के साथ रहेंगे, ना तो हम यूएस के साथ रहेंगे, हम एक अपना गुट बनाएँगे। और गुट मतलब गुट जैसे जो होता है ना 2 पोल नहीं, गुट नहीं रहेगा, हम मतलब कि किसी के साथ नहीं जाएँगे। तो नेहरू जो है वो से युगोस्लाविया का जो उस वक़्त लीडर रहता है टीटो या फिर इजिप्ट के नासिर इन लोग के साथ मिल करके उस वक़्त नैम बनाते हैं, नैम। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। अब समझते हैं हम लोग कि देखिए नैम क्या है? नैम का तो पहला ये था कि ये कोई नाटो जैसा या फिर वार्सो जैसा कोई गुट नहीं था। सबसे पहले ये समझिए कोई ऐसा नहीं कि नाटो आप साइन कर लिए तो वो आप एक गुट में है, इस तरह का नहीं था। नैम का सिंपल सा मतलब था नॉन अलाइनमेंट मतलब कि हम किसी से अलाइन नहीं है, किसी से अलाइन नहीं है इन द सेंस कि ना तो हम नाटो के मेंबर हैं, ना हम जो रशिया है उसके जो वार्सो है उसके मेंबर हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं। अब नैम का फीचर समझते हैं क्या है? देखिए, जब आप किसी घटक दल से या किसी पैक्ट से अगर आप बाइंड नहीं है, तो आप अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। जैसे उस वक़्त देखिए कि यूएस जो था, यूएस क्या था? यूएस हम लोग ने अभी बात की कि कैपिटलिस्ट कंट्री था और रशिया क्या था? यूएसएसआर था उस वक़्त, वो क्या था? वो था सोशलिस्ट। लेकिन जो इंडिया था, आप देखोगे इंडिया, इंडिया उस वक़्त मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाता है। मतलब एक यूनिक स्टैंड लेता है भारत। हमारा मिक्स्ड रहेगा, ना तो हम फुल्ली कैपिटलिस्ट रहेंगे, ना तो हम फुल्ली सोशलिस्ट रहेंगे। अब जैसे हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले कि जो इंडिया था, इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान है या फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आप देखोगे, तो उसमें क्या रहता है, उसमें प्राइवेट प्लेयर भी रहता है कि जो कोर इंडस्ट्री है, वो कोर इंडस्ट्री को स्टेट देखेगा, वो पब्लिक सेक्टर ड्रिवन होगा, कोर इंडस्ट्री है। लेकिन जो मतलब जो छोटा-छोटा इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए कोई फूड सप्लाई करने वाला इंडस्ट्री है या फिर कोई छोटा-सा प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री है, जो नॉन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, छोटा-छोटा जैसे मान लीजिए कोई चप्पल बनाने का इंडस्ट्री है या कोई जूता प्रोडक्शन का इंडस्ट्री है, तो वो सब प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा कि वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी जैसे कि मान रेलवे हो गया या फिर मान लीजिए कि डिफेंस हो गया या फिर अ, आप कुछ भी जो जो भी स्ट्रैटेजिक है, वो पब्लिक सेक्टर के पास है। जैसे आप गेल-वेल जो भी देखते हैं सब। तो भारत जो था ये मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया उस वक़्त। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कहीं न कहीं नाम का ही दे रहे हैं कि जो अब देखिए अब अगर भारत मान लीजिए कि नाटो में चला जाता, यूएसए का नाटो में जाता, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया को क्या होता, ओपन इकोनॉमी लेना पड़ता उसी वक़्त। ओपन ओपन इकोनॉमी में जाना पड़ता मतलब लेज़र्स फ्री मार्केट जो हम लोग बोलते हैं कि फ्री एंड फेयर मार्केट कि जो फ्री कॉम्पिटिशन उसमें जाना पड़ता। अगर यूएसएसआर में जाता, तो कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी में जाना पड़ता, जहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है, नो प्राइवेट प्लेयर। देश अभी भी आज़ाद हुआ था, देश में ज़मींदार भी था, देश में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं था, तो हो सकता था उस वक़्त और देश में टर्मोइल और प्रॉब्लम आता। तो नैम को सिर्फ़ आप इंटरनेशनली मत देखिए, नैम को आप हर तरीके से देखिए। जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट था, उसका बेनिफिट यही सब था कि हम किसी के मतलब हम कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे। हम उस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे जो मुझे सूट करेगा, हम लोग को सूट करेगा, हम लोग उस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, ना कि हम कोई भी ब्लॉक जॉइन करेंगे दोनों। तो ये था नैम।
नैम को भी हम लोग जैसे अभी हम लोग बात करते हैं ना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का बात करते हैं, तो बेसिकली नैम भी एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ही था। जो नैम जो है, ये भी एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ही है। नैम भी है, एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी है। अब ये समझिए कैसे है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में क्या होता है, जैसे अभी रशिया के साथ अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इंडिया का एक अपना स्टैंड है। भारत का एक अपना स्टैंड है। हम यूएस के स्टैंड से ड्रिवन नहीं है, यूरोप के स्टैंड से ड्रिवन नहीं है। हम अपने इंटरेस्ट के स्टैंड से ड्रिवन है। हमारा जो स्टैंड है वो हमारे इंटरेस्ट ड्रिवन है। उसी तरीके से उस वक़्त जो नैम था, आप देख रहे हैं कि ना तो हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना रहे हैं, ना फुल्ली सोशलिस्ट। तो उस वक़्त का जो सिनेरियो था और उस वक़्त का जो देश का इंटरेस्ट था, उसके थ्रू ड्रिवन था हमारा फॉरेन पॉलिसी, जो हमारा नैम था कि हम उस हिसाब से काम करेंगे जो हमें सूट करेगा। तो इसीलिए अब नैम का ही नाम बदल करके स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ही बोलते हैं, लेकिन बात सेम ही है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी उस वक़्त ही था कि मतलब एक मतलब और उस वक़्त देश आज़ाद हुआ था। जब आज़ाद हुआ था एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस था उस वक़्त। एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो सेंस ऑफ अगर इंडिपेंडेंस रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है एक ऑटोनॉमी का वो रहता है फ़ील। जैसे हम लोग 200 साल अभी ब्रिटिश के क्या था, जब देश गुलाम था तो हमारा जो भी इंटरेस्ट था ब्रिटिश के इंटरेस्ट से ड्रिवन था। हमारा खुद का इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग अपने इंटरेस्ट के थ्रू काम करते थे कि पॉवर्टी खत्म करना, पॉवर्टी एलिविएशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे फोकस किया जाता। जो बेसिक एम्यूनिटीज़ था, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ था, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा था। तो पहला तो नैम है जो आप हम लोग देखिए अगर आप फॉरेन पॉलिसी लिखेंगे नेहरू का, तो आपको जितना भी पॉइंट्स है ना सब पे 2-2 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर आप जैसे नैम पे अगर हम लोग चर्चा करें तो नैम पे डेढ़ 2 घंटा चला जाएगा क्लास। तो आपको बस बेसिक नैम के बारे में लिखना है जो हम लोगों ने बात किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे नेहरू का, कि नेहरू का नेक्स्ट फॉरेन पॉलिसी में क्या था, हम लोग देखेंगे तो वो था पंचशील। ये था पंचशील। अब देखिए नेहरू और उस वक़्त के जो चाइनीज़ प्रीमियर थे जाओ एनलाई, उनके साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये भारत और चाइना का। अब पंचशील एग्रीमेंट जैसे आप पंच से ही समझ रहे हैं कि 5 पंचशील मतलब 5 पॉइंट्स। अब ये था कि हमारा जो चाइना का रिलेशन होगा, इन्हीं 5 पॉइंट से ड्रिवन होगा कि हमारा किस तरीके से स्टैंड होगा, किस तरीके से हम लोग मतलब कार्य करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि ये पंचशील था क्या? देखिए, सबसे पहला तो था पंचशील में अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि हम लोग म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे दोनों का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब कि जो भी सॉवरेनिटी है, जो भी टेरिटरी है और जितना टेरिटरी जिसका है हम लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। तो पहला था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल मतलब हम लोग ऐसे जा करके हमला नहीं कर देना है, किसी टेरिटरी में घुसना नहीं है, सिर्फ सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करना है। दूसरा था नॉन एग्रेशन। दूसरा क्या था? नॉन एग्रेशन कि मतलब एग्रेशन नहीं दिखाना एक दूसरे के प्रति, पीसफुली कोएग्जिस्टेंस करना है। नॉन एग्रेशन तो ऑटोमैटिकली खुद भी सेल्फ डिफाइंड है, आप देखेंगे कि मतलब एग्रेशन शो नहीं करना है। हम लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे। तीसरा था नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर। अब इसमें क्या था कि जो भी इंटरनल मैटर है, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि इंडिया में कुछ हो रहा है अभी, तो उसपे चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा या फिर अगर
वहाँ कुछ हो रहा है तो हम लोग उसपे इंटरफेयर नहीं करेंगे। तीसरा था इक्वालिटी। चौथा 5वां था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये पेंसिल है। अब इसी 5 पॉइंट पे भारत चाइना का जो रिलेशन था उस वक़्त का, वो डिफाइंड था और यही 5 पॉइंट पे जो नेहरू का फिलॉसफी था, आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि नेहरू का जो फिलॉसफी है, इसी से दिख जाएगा आपको कि देखिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब नेहरू वॉर के अगेंस्ट थे। नेहरू इनिशियली, अब वो देखिए, नेहरू अगेंस्ट वॉर की इसलिए भी थे क्योंकि उस वक़्त का जो सिनेरियो था, हमारा देश इस हालत में नहीं था कि अभी देश आज़ाद हुआ है, खाने को पैसे नहीं है और हम लोग पाकिस्तान जैसा भूखा-नंगा लोग वॉर करें, नहीं। हमारा फ़ोकस डेवलपमेंट पे था, पाकिस्तान का फ़ोकस उसपे नहीं था। आप देखोगे जैसे ही देश आज़ाद हुआ, वो अटैक कर दिया कश्मीर पे। लेकिन नेहरू बहुत विज़नरी आदमी थे, उनका बहुत ही बड़ा विज़न था। आप नेहरू को पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगा। तो उस वक़्त देश अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था बाहर। तो इसीलिए जब देश अफ़ोर्ड नहीं करेगा बाहर तो क्या करेगा? वो पीसफुली कोएग्जिस्ट करने का बात करेगा। वो टेरिटोरियल सॉरी एग्रेशन नहीं शो करेगा। तो आप देखोगे तो इन सब चीज़ों में नेहरू का आपको फिलॉसफी दिखेगा कि क्या ज़रूरी था देश के लिए। उस वक़्त देश के लिए वॉर ज़रूरी था, ठीक है। आप उस पे डिबेट कर सकते हो कि नहीं, जो जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ोगे तो स्टेट को एक ऑर्गेनिक एंटिटी माना जाता है। मतलब स्टेट को हमेशा वॉर के लिए रेडी रेडी रहना पड़ेगा। जो जो नेवर होता है पॉलिटिकल साइंस में, वो हमेशा एक एनिमी के तौर पे देखा जाता है। इवन चाणक्य भी बोलते हैं कि जो स्टेट का जो नेवर है, वो इमीडिएट एनिमी है। उसका कारण क्या है कि दोनों ऑर्गेनिक एंटिटी है और स्टेट का जो एक्जिस्टेंस है, वो उसी में है जब तक वो एक्सपैंड करेगा। अगर स्टेट एक्सपैंड करना बंद कर देगा, तो उसका एक्जिस्टेंस क्या होता है कि खत्म हो जाता है। इस तरीके से चाणक्य का फिलॉसफी है। तो अगर हम लोग, लेकिन उस वक़्त पे देखें, वो तो अलग एक डिबेट है कि जब आप नेहरू का क्रिटिसिज़्म लिखोगे, तो शायद आप इसके थ्रू क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि नेहरू को थोड़ा-सा आइडियलिस्टिक से हट के प्रैग्मैटिक होना चाहिए था। आप चाणक्य के थ्रू थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हो नेहरू को और जब आप आंसर लिखोगे, तो आपको क्रिटिसिज़्म लिखना पड़ेगा, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन उस वक़्त का जो स्टैंड था नेहरू का, वो ये था और इस चीज़ को आप देखोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ज़रूरी यही था और इवन प्रैग्मैटिज़्म भी यही था। से बहुत लोग कहते हैं कि नेहरू आइडियलिस्ट है, लेकिन आप देखोगे, अगर पूरा सिनेरियो देखोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैग्मैटिक यही लगेगा। क्योंकि उस वक़्त ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड 2 ब्लॉक में डिवाइड हो चुका था और वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो अगर इंडिया अगर वॉर स्टार्ट भी करता किसी के साथ, तो वो मतलब फ़ीज़िबल नहीं था, फिर से शायद वर्ल्ड वॉर हो सकता था, फिर से कोई गुट बन जाता। जो चाइना था वो रशिया की तरफ चले जाता या फिर चाइना का उस वक़्त यूएसए के साथ रिलेशन ठीक था। तो ये हो सकता था। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा जैसे हम लोग नैम देखे तो नैम में ही एक फीचर था, डीकोलोनाइज़ेशन का फीचर था। जो नैम हम लोग देखे, उसी का एक फीचर था डीकोलोनाइज़ेशन। तो आप उसको अलग से भी लिख सकते हैं या फिर इसमें इसमें भी लिख सकते हैं अलग से, डी डीकोलोनाइज़ेशन। मतलब जो भी देश था, सबका इंडिपेंडेंस का उस वक़्त बात हो रहा था। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में दे सकते हैं, एग्ज़ाम्पल में आप दे सकते हैं, इंडोनेशिया का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। इंडोनेशिया का आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं किससे? डच से। इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस में नेहरू बहुत मतलब बहुत प्रखर होकर के अपना वॉइस उठाते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली अपना वॉइस रखते हैं और इंडोनेशिया का जो इंडिपेंडेंस है उसको एडवोकेट करते हैं। फिर अफ्रीकन कंट्री जितना भी था, इवन अफ्रीकन कंट्री जितना था, जैसे हम लोग अभी आगे देखेंगे जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है उसमें डिकोलोनाइजेशन का बात किया जाता है कि हर देश का अपना मतलब हर देश आज़ाद होना चाहिए और वो खुद से डिसाइड करे। इवन यूएन में भी एक ये चीज़ बात करते हैं नेहरू, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये चीज़। तीसरा देखिए इंडिया का जो रोल था यूएन में, कि यूएन में इंडिया किस तरीके से काम करता है। तो देखिए इंडिया का हमेशा से था सपोर्ट कि हम लोग थ्रू रेज़ोल्यूशन, थ्रू डायलॉग, थ्रू डिप्लोमेसी कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ को सेटल करने का। जैसे आप देखोगे जब पाकिस्तान भारत पे अटैक करता है, जो कश्मीर का इश्यू होता है, तो कश्मीर का इश्यू को नेहरू यूएन में लेके जाते हैं। नेहरू को ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो पीसफुली पीसफुली और क्योंकि कश्मीर हम लोग का हिस्सा है, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका था, तो शायद जो वर्ल्ड है वो ये देखेगी कि क्या सही, क्या गलत है और फिर पाकिस्तान को वापस जाने के लिए कहेगी और उस डिप थ्रू डिप्लोमैटिक चैनल, थ्रू डिप्लोमैटिक मीन्स उस चीज़ का सेटलमेंट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं नेहरू को, लेकिन जो उनका उस वक़्त का पॉलिसी था और ये एक मिस्टेक भी था नेहरू का, वैसा डिबेटेबल है कि जो उस हम लोग जब पाकिस्तान अटैक किया था, तो हम लोग क्या जब हम लोग रिटेलिएट किए थे, तो हम लोग एक बेहतर पोज़ीशन में थे और हम लोग अच्छा खासा जगह जीत चुके थे और अगर शायद 1-2 दिन और वॉर चलता, तो शायद हम लोग का जो पीओके है, वो पीओके भी अपने पास रहता। तो जो सीज़ फायर का जो
डिसीजन था नेहरू का, शायद हो सकता है उसका डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हो कि नहीं-नहीं उस वक़्त यूएन बना था, यूएन का प्रेशर था, यूएस का प्रेशर था, यूएस पाकिस्तान के साइड से आ सकता था, इस तरह कुछ भी लेकिन अगर वो देखिए, अब यही बात है डिबेट का, फिर यहीं पे आप जब नेहरू को क्रिटिसाइज़ करें तो आप इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नेहरू का स्टैंड था कि जो कश्मीर का इश्यू को पूरा यूएन में लेके जाना, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी था, वो बिलीव करते थे थ्रू डायलॉग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी में नेहरू बिलीव करते थे। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी में नेहरू बिलीव करते थे कि डायलॉग, थ्रू डिप्लोमेसी चीज़ों को सेटल किया जाना चाहिए। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कि कोई भी डिस्प्यूट जैसे आप एग्ज़ाम्पल में दे सकते हैं एग्ज़ाम्पल में दे सकते हैं कश्मीर इश्यू कि कश्मीर इश्यू कश्मीर को नेहरू खुद यूएन में लेकर के गए थे। तो हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। हम लोग क्रिटिसिज्म में भी देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नेहरू का फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी था, वो सेफ होता है। ये चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं। चौथा नेहरू का था सॉरी नंबर देख लीजिएगा जो भी नंबर है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हम लोग समझते हैं। देखिए, देश उस वक़्त आज़ाद हुआ था, जो बैकग्राउंड हम लोग बात किया कि क्या बैकग्राउंड था, उस वक़्त हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया था। मिक्स्ड इकोनॉमी, फर्स्ट एंड सेकंड ये जो 5 प्लान था, 5 ईयर प्लान के थ्रू आप पता चल जाएगा फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान के थ्रू। तो इसमें था क्या कि जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि जो कोर इंडस्ट्री है उसको पब्लिक सेक्टर के पास रहेगा, जो छोटा-छोटा इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा। तो नेहरू का मानना था कि जो इन्वेस्टमेंट होगा, हम लोग सेल्फ रिलायंस रहेंगे, इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं लेंगे होता है। देखिए अगर बाहर से हैवी इन्वेस्टमेंट आता है, तो देश अभी भी आज़ाद हुआ था। आप याद कीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत को गुलाम बनाया था। उस वक़्त भी वो आया था या ट्रेडिंग लेकिन फिर उसको गुलाम बना लिया था देश को। तो इसी तरीके से नेहरू का मानना था कि हम लोग मतलब फुल्ली रिलाय नहीं रहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। हम लोग जो जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एम्पावर करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए इवन स्टेट इन्वेस्ट करेगा। स्टेट इन्वेस्ट करेगा उस चीज़ में। स्टेट इन्वेस्ट करेगा और बाहर के स्टेट से फॉरेन नेहरू फॉरेन एड के अगेंस्ट थे। अगेंस्ट फॉरेन अब फॉरेन एड के अगेंस्ट का मतलब कि बहुत ज़्यादा फॉरेन एड नहीं लेंगे कि ठीक है, अगर आप फॉरेन एड किसी भी कंट्री से लेते हैं तो आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे फिर जैसे मान लिया आप यूएस से पैसा लेते हैं, तो यूएस का पैसा फ्री में नहीं देगा, उसके साथ वो उसका टर्म्स एंड कंडीशन भी रहेगा कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन मानना है। और अभी हम लोग देखा कि हम लोग देश आज़ाद हुआ है, हम लोग नैम फॉलो कर रहे हैं, नैम के तहत चल रहे हैं, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी नैम के तहत है, हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, तो अगर यूएस पैसा देगा तो क्या चाहेगा कि तुम उसके ब्लॉक में आ जाओ, नेटो ब्लॉक में आ जाओ। तो इसलिए नेहरू जो थे वो फॉरेन एड के विरुद्ध थे कि फॉरेन एड नहीं लेना है। और ये प्रमोट कर रहे थे इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। अब ये जो आत्मनिर्भर हो देश है, तो ये आत्मनिर्भर नया नहीं है, नाम बदल गया, लेकिन ये सब आप देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ये सब चलते आ रहा है। जब आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ोगे, सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ोगे, थर्ड पढ़ोगे, फोर्थ पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि हर वक़्त सेल्फ रिलायंस का बात किया गया है, कि आत्मनिर्भर बनने का जो बात है, ये हर वक़्त किया गया है, ऐसा नहीं कि अभी नया-नया है। और नेहरू जैसे हम लोगों ने बात किया कि हमेशा वो फॉरेन एड के मतलब विरुद्ध थे कि फॉरेन एड मतलब जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होना चाहिए। डिपेंडेंसी जो है वो फॉरेन एड पे वो रिड्यूस होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। मतलब हम लोग फॉरेन एड पे ज़्यादा हम लोग मतलब कि नहीं रहे, ठीक? हाँ, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेन एड पे हम लोग को रिलाय नहीं करना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेहरू का और ये आपको अगर आप नेहरू के फॉरेन पॉलिसी पे लिख रहे हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा और आपने कहीं न कहीं ये कहानी सुना होगा कि नेहरू न्यूक्लियर बॉम्ब के अगेंस्ट थे। मतलब नेहरू का जो पॉलिसी था वो वर्ल्ड पीस एंड डिसआर्मामेंट का था।
वर्ल्ड पीस एंड डिसआर्मामेंट। मतलब नेहरू का जो फिलॉसफी था, नेहरू इसके अगेंस्ट थे कि अब जैसे उस वक़्त हिरोशिमा, नागासाकी आप देखे थे, कितना लोग मरा था उसमें। तो इसीलिए नेहरू आप इनिशियली देखोगे अभी कि इंडिया 1962 तक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पक्ष में नहीं था कभी। जैसे आप पढ़ोगे तो इंडिया मतलब नेहरू इतने आइडियलिस्ट थे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पक्ष में नहीं थे, जबकि चाइना सीक्रेटली बना रहा था, जो हमारा नेबरिंग कंट्री था चाइना, वो सीक्रेटली बना रहा था। लेकिन हम लोग न्यूक्लियर का हम लोग पीसफुल यूज़, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों पे फोकस था हमारा। लेकिन हम लोग वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पक्ष में नेहरू कभी नहीं थे इनिशियली। तो इसलिए उस वक़्त देखोगे कि जो नैम का एक ये भी मुद्दा था कि हम लोग मतलब जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे। कि मतलब जो भी देश है उस वक़्त यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन था, रशिया के पास था, यूके के पास था, तो वो लोग अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको डिसमेंटल करें और न्यूक्लियर बॉम्ब लेस वर्ल्ड एडवोकेट करते थे नेहरू। इस चीज़ को समझिए। दूसरा क्या था कि ये मतलब जो हेवी आर्म्स होता था, जैसे हेवी आर्म्स का मतलब जो भी आर्म्स देखते हैं हम लोग, तो उसपे भी मतलब जो जैसे हुआ क्या देखिए समझिए, जो अगर हेवी आर्म्स एंड तो इसपे जो खर्च था, अब जैसे इंडिया में आप देखोगे इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफेंस हम लोग खर्च नहीं करते थे। हम लोग 1962 के बाद से डिफेंस पे खर्च करना शुरू किए। तो इसके भी अगेंस्ट थे कि हेवी आर्म्स जो है ये भी वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। हेवी आर्म्स एंड एम्युनिशन के अगेंस्ट थे। इवन इंडिया उस वक़्त हम लोग का जो डिफेंस आप देखोगे, डिफेंस पॉलिसी देखोगे तो हम लोग बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट पे थे, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि जैसा हम सोचते हैं चाइना भी वैसा सोचता है, पाकिस्तान भी वैसा सोचता है और चाइना भी पीस चाहता है, लेकिन वैसा था नहीं। उसका एक अलग स्टोरी है, लेकिन अभी हम लोग नेहरू के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है? नेहरू अब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर के इवन नेहरू यूएन में भी जाके आवाज़ उठाए थे। यूएन में भी जाकर के इन्होंने इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाया था, यूएन में भी। तो इस तरीके से हम लोग जो नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी है, वो देखते हैं और इन सब चीज़ों पे मेनली बेस्ड है। दूसरा है कि नेहरू का ये मानना था कि जितना भी वर्ल्ड पावर है, रशिया हो या फिर यूएस हो, वो सबसे एक बैलेंस्ड मतलब जैसे हम लोग नैम का ये भी था कि हम लोग किसी से ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी से रिलेशन रखेंगे नहीं, रखेंगे लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा हमारा। हमारा जो इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए हम लोग रिलेशन रखेंगे, मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे। तो इसीलिए नेहरू का मानना था कि जितना भी देश है, सबके साथ हम लोग का जो रिश्ता है, वो हम लोग सही रिश्ता रखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक के प्रति हम लोग ज़्यादा झुकाव है, किसी एक के प्रति नहीं है। फिर ये भी एक अलग डिबेट है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा इनिशियली सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा हम लोग का झुकाव था और हम लोग का जो झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था। तो वो एक अलग डिबेट है, क्योंकि नेहरू हम लोग ने इनिशियली देखा कि नेहरू का जो आइडिया था वो कहीं न कहीं फैबियन सोशलिस्ट वाला आइडिया था। तो इसलिए। दूसरा जो था तीसरा आगे हम लोग देखते हैं कि नेहरू नेहरू जो थे वो एशियन यूनिटी का बात करते थे। एशियन नेहरू मानते थे कि अगर एशिया यूनाइटेड रहेगा, अगर इंडिया, चाइना आपने सुना होगा कि हिंदी-चीनी भाई-भाई। तो हिंदी-चीनी भाई-भाई इसी का बात था। हिंदी-चीनी, भाई-भाई आप लिख ये सब आपको लिखना है एग्ज़ाम में। ये एशियन यूनिटी का ही बात था कि अगर चाइना भी साथ में ग्रो करेगा, इंडिया भी साथ में ग्रो करेगा, जो भी नेबरिंग कंट्री है वो ग्रो करेगा। तो अगर सब लोग ग्रो करेगा तो इससे एशिया अब जैसे आप सुनते हो कि ये जो सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, तो नेहरू उसी वक़्त बात करते हैं कि अगर हम लोग साथ में ग्रो करेंगे, दोनों में प्रॉस्पेरिटी आएगा। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विथ नेबर, पीसफुल एक्जिस्टेंस विथ नेबर, कि जो भी नेबरिंग कंट्री है, इवन इवन नेहरू पाकिस्तान से वॉर नहीं चाहते थे और नेपाल या फिर बांग्लादेश उस वक़्त तो पैदा भी नहीं हुआ था। श्रीलंका मतलब सबसे रिश्ता अच्छा रखने का हम लोग का था कि हम लोग किसी पे एनेक्स नहीं थे। सिक्किम बहुत छोटा सॉरी उस वक़्त सिक्किम भी मतलब देश का पार्ट नहीं था, लेकिन हम लोग सिक्किम को एनेक्स नहीं करते हैं। भूटान बहुत छोटा देश है, लेकिन हम लोग कभी भूटान पे अटैक नहीं किए। तो आप ये देखिए कि जो इंडिया का जो फिलॉसफी हमेशा से रहा है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, जो हम लोग अभी ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो भी हम लोग देखते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का ये दूसरा नाम है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि हमारा अगर नेबर स्टेबल होगा, तो
हमारा प्रोस्पेरिटी होगा। ऐसे नेबर अगर प्रॉस्पर होगा तो हम लोग प्रॉस्पर होंगे, क्योंकि अगर नेबर में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप मान के चलिए कि हमारा देश भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहता, पाकिस्तान से रिलेशन हमारा अच्छा रहता, तो हमें सेंट्रल एशिया जाने के लिए हम लोग चाबार घूम करके उतना दूर नहीं जाना पड़ता। हम लोग सीधा पाकिस्तान से रोड बना के सेंट्रल एशिया चले जाते हैं, वहाँ से जो भी नेचुरल गैस है, जो भी जैसे तापी पाइपलाइन है, तो वो ईज़िली ऑपरेशनल हो सकता था अगर पाकिस्तान से रिलेशन हमारा अच्छा रहता, अगर पाकिस्तान सही स्थिति में रहता, अगर पाकिस्तान सही देश रहता, तो शायद हमारा काम बहुत आसान हो जाता। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, और इसलिए नेहरू चाहते थे कि जो नेबर है, नेबर के साथ हमारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो। नेवल फर्स्ट का पॉलिसी या फिर एशियन यूनिटी का बात करते थे नेहरू। आगे देखते हैं, देखिए, उस वक़्त आपको पता हो कि अफ्रीकन कंट्री, मतलब बहुत सारा देश आज़ाद हो रहा था उस वक़्त, बहुत सारा। तो इसलिए उस वक़्त जो एम्फेसिस था नेहरू का, वो था कि जो अफ्रीका था, से आप ये समझिए, जैसे उस वक़्त इंडो अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुआ था। एशिया कॉन्फ्रेंस, इसको हम लोग बांडुंग कॉन्फ्रेंस ही बोलते हैं। 1955। अब इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो एशिया का, जो इंडिया का, हम लोग इंडिया वर्सेस से बात करते हैं, तो हमारा जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जो हमारा जो इंटरेस्ट है, जहाँ पे अफ्रीका के साथ हम लोग कोएग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ हमारा जो सेम पॉइंट पे हमारा इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसपे कोऑपरेशन करें। तो एशिया अफ्रीका कोऑपरेशन का बात किया गया था इसमें। एशिया अफ्रीका कोऑपरेशन का बात करें। आप कहीं भी देख लो, पूरा जितना देर हम लोग डिस्कशन किया, आप कहीं भी देख लो कि नेहरू कहीं भी एग्रेसिव अप्रोच अपना रहे, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी नेहरू एडवोकेट करे नहीं। नेहरू का हमेशा है कि थ्रू कोऑपरेशन, थ्रू डायलॉग, थ्रू डिप्लोमेसी चीज़ों को बेहतर किया जाए, चीज़ों को मतलब कि सही किया जाए। तो ये सारा जो था, हम लोग अभी देखें कि नेहरू का फॉरेन पॉलिसी था कि किस जो आपको एग्ज़ाम में देखिए, अगर 38 नंबर में आएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है, और अगर 8 मार्क्स में आता है तो आपको बस जितना हम लोगों ने पॉइंट दिखाया कि एक-एक पॉइंट से नाम पे 1 लाइन लिख देना है, डिसआर्मामेंट पे 1 लाइन लिख देना है, पंचशील पे बस पंचशील का 5 जो वर्ड है वो लिख देना है। तो इसी तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। तो हम लोगों ने ये देखा अभी नेहरू का कि फॉरेन पॉलिसी, अब हम लोग क्रिटिसिज़्म देखते हैं नेहरू का कि क्या क्रिटिसिज़्म था। देखिए, आप कभी भी लिखिएगा तो आपको क्रिटिसिज़्म हमेशा लिखना पड़ेगा। क्रिटिसिज़्म कहिए या फिर लिमिटेशन कहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछ सकता है। क्रिटिकल एनालिसिस अगर आपसे पूछेगा, क्रिटिकल एनालिसिस पूछेगा, तो आपको उसी तरीके से लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो जैसा हम लोग बात करते हैं कि नेहरू का जो अप्रोच था, वो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक था। बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक था, मतलब कि प्रैग्मैटिक नहीं था, मतलब प्रैक्टिकल नहीं था उस वक़्त के हिसाब से अगर हम लोग देखें कुछ भी, तो वो आइडियलिस्टिक था, मतलब कि टू मच आइडियलिस्टिक था। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो हम लोग जब पाकिस्तान के साथ एनालिसिस था नेहरू का, या फिर चाइना के साथ एनालिसिस था, तो नेहरू कहीं न कहीं फ़ेल कर गए थे चाइना को समझने में। क्योंकि चाइना का अगर उस वक़्त अगर चाइना को इंटरनली देखा जाता, तो जो माओ था वो आया ही था ब्लडी रिवॉल्यूशन से। तो समझना चाहिए था कि नेचर समझना चाहिए था स्टेट का, कि चाइनीज़ स्टेट का नेचर क्या है। अब तिब्बत को लेकर के जो इश्यू था, या फिर अक्साई चीन का जो हम लोग बात करते हैं, तो जैसे अक्साई चीन का जाना, वो भी एक फेल्योर ही दिखाता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग आइडियलिस्टिक नहीं रहते, जैसे चाणक्य क्या बोलते हैं? चाणक्य का जो पॉलिसी है कि जो नेबर होता है, नेबर जो होता है वो एनिमी होता है। इमीडिएट नेबर जो है वो एनिमी है। क्यों? क्योंकि जो चाणक्य कहते हैं कि जो स्टेट है, मान लीजिए कि ये एक स्टेट है ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, एक स्टेट ये है। चाणक्य का कहना है कि जो स्टेट है, ये एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। ऑर्गेनिक एंटिटी का मतलब वो स्टेट तभी एग्ज़िस्ट कर पाएगा, तभी रह पाएगा जब ये एक्सपैंड करेगा। स्टेट एक्सपेंशन चाहता है। स्टेट का एग्जिस्टेंस इसी में है कि वो एक्सपैंड करे। तो अगर मान लीजिए ये एक्सपैंड करेगा, तो ये भी एक्सपैंड करेगा, तो ऑब्वियस सा बात है, जो
ये दोनों बॉर्डर टच कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है ये इसका टेरिटरी में आएगा, ये इसका टेरिटरी में आएगा। तो ये नेचुरल एनिमी है। नेबर्स नेबर जो होता है वो फ्रेंड्स होता है। जो अब ये जो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, तो इसका एनिमी ये होगा, इसका एनिमी ये होगा। तो जो ये है और ये कंट्री है, वो नेचुरली फ्रेंड होगा। तो उसी तरीके जो इंडिया था, पाकिस्तान था, चाइना था, तो समझना चाहिए था, अगर चाणक्य के फिलॉसफी से चलते नेहरू, तो उनको समझना चाहिए था कि चाइना कहीं न कहीं हमारा एनिमी ही है। पाकिस्तान कहीं न कहीं हमारा एनिमी है, क्योंकि उस वक़्त इवन जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन से पाकिस्तान आया था और आते ही अटैक कर दिया था देश पे। तो चाइना अगर थोड़ा-सा, अगर नेहरू थोड़ा-सा अगर एग्रेसिव पॉलिसी रहता इंडिया का, तो शायद कश्मीर जो पीओके है, वो शायद पीओके हमारे पास होता है। इवन अक्साई चीन जो चाइना के पास चला गया है, ये चाइना हड़प लिया, तो हो सकता था कि चाइना जो वो टेरिटरी था लद्दाख वाला जो पूरा रीजन है, वो शायद आज हमारे देश के पास रहता। क्योंकि नेहरू उस वक़्त पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोले थे कि जो अक्साई चीन का एरिया अगर चाइना ले भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें तो एक घास भी नहीं उगता। तो वैसे काम नहीं करता। आप हर चीज़ का एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होता है टेरिटरी का। आप देखिए तो वहाँ सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज़ है। और आपको पता है कि लिथियम के लिए वाटर वाटर बहुत ज़रूरी है, जो चिप निकलता है, चिप के लिए बहुत वाटर ज़रूरी है, तब उसमें प्योर वाटर लगता है। तो अब और अभी के डेट में इंडिया को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से आप देखोगे तो जो ब्रह्मपुत्र उधर से निकलती है, इंडस उधर से निकलती है, जो उधर का चाइना का जो येलो रिवर है वो उधर से निकलते है, जो भी रिवर्स है, उसका ओरिजिनेशन पॉइंट वही है। तो अगर हमारे कब्जे में हुआ था, और वाटर एक बहुत बड़ा आज के डेट में, मतलब कि जो वाटर स्कैर्सिटी है, और वाटर आज के डेट में बहुत बड़ा एक मुद्दा है। आप जैसे इंडस वाटर ही देखो, तो आप किस तरीके से चल रहा है। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा है कि इंडो चाइना वॉर, या फिर जो एक चाइना, इसमें दूसरा ही आप लिख लीजिए कि जो हम लोग का जो फेल्योर है, चाइना के साथ जो रिलेशन था, फेल्योर फेल्योर इन रिलेशनशिप विथ चाइना। चाइना के साथ जो फेल्योर हुआ, अब इंडो साइनो वॉर हम लोग देखते हैं, जो इंडो साइनो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट कहिए, इंडो साइनो वॉर या फिर बहुत लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, मतलब जो भी है, जिससे कि हम लोग अक्साई चीन गया। तो ये क्या है, फेल्योर ही है, समझने में इश्यू आया नेहरू को, वो समझ नहीं सके। दूसरा था आगे देखते हैं कि यूएस का जो यूएन का इंटरवेंशन। देखिए, यूएन का इंटरवेंशन का मतलब, आप यूएन का इंटरवेंशन मत समझिए, आप इस समझिए यूएस का इंटरवेंशन। क्यों? क्योंकि उस वक़्त यूएन में डोमिनेट यूएस कर रहा था, ये यूके है, फ्रांस है, ये सब यूएस का पार्टनर है। तो यूएस डोमिनेट कर रहा था उस वक़्त। तो यूएसए का इंटरवेंशन सीधा-सीधा कश्मीर के इश्यू, अभी आप देखते होंगे, ट्रम्प हमेशा मुँह उठा के बोल देता है कि इंडिया चाइना वॉर हम रुकवाएँ, कश्मीर का इश्यू हम सेटल कर देंगे, कश्मीर का इश्यू 1000 साल से चल रहा है। जबकि भारत को पैदा हुए, सॉरी, पाकिस्तान को पैदा हुए हुआ है कितना, 60-70 साल हुआ है, और उसी वक़्त से कश्मीर का इश्यू है। और कश्मीर हमेशा से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया रहा है। हमारा हमें अभिन्न अंग है कश्मीर। तो तो आप वही समझिए कि यूएस का डायरेक्ट आप इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हैं, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हैं, जबकि इंडिया हमेशा से थर्ड पार्टी मीडिएशन के अगेंस्ट रहा है। इंडिया हमेशा से थर्ड पार्टी मीडिएशन के अगेंस्ट रहा है। इंडिया थर्ड पार्टी मीडिएशन के हमेशा अगेंस्ट है। इवन अभी भी देखो, ट्रम्प जब जब मतलब हल्ला करता है कि हम वॉर रुकवा दिए, हम ये करवा दिए, जबकि इंडिया उसको मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसको खारिज करता है कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ये चीज़। आगे चौथा हम लोग देखते हैं, 5वां जो भी है, आप नंबर देख लीजिएगा कि स्टांस जो था ना, कॉलोनिज़्म का, जो डीकोलोनाइज़ेशन का हम लोग बात करते हैं, डीकोलोनिज़्म का जो बात करते हैं, तो इसका जो स्टांस था, उसमें इनकंसिस्टेंसी था। इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। जहाँ इंटरेस्ट था हमारा, वहाँ पे हम लोग डिकोलोनाइज़ेशन का बात करते हैं। जहाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ पे हम लोग डिकोलोनाइज़ेशन का बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक इनकंसिस्टेंसी दिखता है, जैसे कि जो सोवियत यूनियन का जो था, वहाँ पे हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन यूएस को लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पे दिखता है कि इंडिया जो है वो स्लाइटली बायस्ड है। आगे हम लोग देखते हैं कि लैक ऑफ, जैसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस में हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का डेवलप नहीं था उस वक़्त, जिसके कारण इंडो चाइना वॉर होता है, फिर अक्साई चीन चला जाता है, आपको पता ही है ये सब इश्यू। तो ये सब था। लैक ऑफ यहाँ पे लिख लीजिए, प्रॉपर या फिर एडिक्वेट लिखिए, एडिक्वेट, लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग। डिफेंस से। तो ये सब है। आगे हम लोग देखते हैं,
मतलब बहुत ज़्यादा मोरलिस्ट थे नेहरू। नेहरू का ऐसा मानना था कि ओवर एम्फेसिस ऑन मोरल लीडरशिप। आप इसको हेडिंग दीजिए, ओवर एम्फेसिस ऑन मोरल। जैसे नेहरू जो थे, आप उस वक़्त समझिए थे, नेहरू खुद को फिलॉसफर किंग समझते थे। फिलॉसफर किंग। अब फिलॉसफर किंग समझिए बताते क्या होता है। अब जो लोग पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड जिनका होगा उनको पता होगा कि फिलॉसफर किंग क्या होता है। जब आप प्लेटो को पढ़िएगा तो प्लेटो फिलॉसफर किंग का बात करता है कि फिलॉसफर किंग एक आइडियल किंग था, जिसमें हर तरह का गुण है, वो एकदम आप समझिए कि जो राम, आप राम के हिसाब से समझ सकते हैं कि राम एक आइडियल आइडियल राजा थे, सबसे परफेक्ट किंग थे राम। अभी तक राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ है, जैसे हम लोग राम राज्य का बात करते थे। तो उसी तरीके से जो नेहरू थे उनका मॉरल वो मतलब एम्फेसिस करते थे मॉरल लीडरशिप पे। तो आप जो मॉरल लीडरशिप है वो आप इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं, अपनी टेरिटरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जो आपका जो नेबरिंग स्टेट है या फिर जो अदर स्टेट है, वहाँ आप अपेक्षा नहीं कर सकते वो भी मॉरल लीडरशिप अपनाएगा आपके विरुद्ध। तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा प्रैग्मैटिक होने का ज़रूरत था। प्रैग्मैटिक होने का ज़रूरत था। वो बहुत ज़रूरी था उस चीज़ को। तो इस पे एक नेहरू लैग कर रहे थे। दूसरा था इकोनॉमिक आइसोलेशन। जैसे आप अगर मान लीजिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ है और हम फॉरेन एड नहीं ले रहे हैं, फॉरेन एड के अगेंस्ट है और हमारा देश अभी आज़ाद हुआ और हम लोग अभी बहुत गरीब हैं। स्थिति बनी है तो आपको ऑब्वियस बात है फॉरेन एड लेना चाहिए, लेना पड़ेगा और चाहिए कि आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको टर्म्स एंड कंडीशन को नेगोशिएट कर सकते हैं, आप थ्रू डिप्लोमेसी आप उस चीज़ को नेगोशिएट कीजिए, लेकिन आपको फॉरेन एड लेना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक आइसोलेशन। इकोनॉमिक आइसोलेशन, इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ भी एक इश्यू था। आप मान लीजिए अगर देखिए आप जैसे चाइना को देखिए, चाइना भी उस वक़्त आज़ाद हुआ था, लेकिन चाइना उस तरीके से मैनेज करता है थ्रू डिप्लोमेसी। आपके पास देखिए हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं था, सॉरी रिसोर्सेज़ तो था, हमारे पास मैन रिसोर्सेज़ था। अगर उसके थ्रू हम लोग चैनलाइज़ करते चीज़ों को, तो और हम लोग शायद बेहतर कर सकते थे। इवन नेहरू बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी फ़ेल कर गए। जैसे हम लोग को जब यूएन में सीट मिल रहा था, जब यूएन में सीट मिल रहा था, तो उसको जो नेहरू थे, 1 सेकंड सॉरी। जो उस वक़्त सीट मिल रहा था, तो नेहरू वो सीट लेते नहीं है, वो चाइना को दे देते हैं, ऐसा हम लोग मानना है लोगों का। तो वहाँ पे शायद अगर आप यूएन में अगर हम लोग का जो स्टैंड था अगर रहता जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल था, तो शायद और बेहतर हो सकता था और सही रहता वो चीज़। आगे देखते हैं जो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन हमारा था, पाकिस्तान का रिलेशन को सही तरीके से हैंडल नहीं करना, मतलब मिसहैंडलिंग होता है जहाँ पे हम लोग यूएन में लेकर के जाते हैं, तो वो भी एक क्रिटिसिज़्म था नेहरू का। रीजनल राइवलरी का बात करते हैं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया या फिर कोई भी था, उसमें बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टैंड लेना, वो भी एक क्रिटिसिज़्म है नेहरू का। तो मतलब आप इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं क्रिटिसिज़्म में। लेकिन जब भी आप क्रिटिसिज़्म लिखिएगा तो आपको हमेशा से मतलब एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है चीज़ों को। आपको वे फॉर्म में लिखना है कि क्यों ज़रूरी था? अच्छा वे फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा इसको साफ करके इस जगह पे। आपको वे फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमेशा से कि उस वक़्त का जो कंडीशन था ना, उस वक़्त के कंडीशन के अकॉर्डिंग नेहरू का फॉरेन पॉलिसी आपको सक्सेस मानना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो जैसे पाकिस्तान का जो स्थिति अभी है, तो अगर इंडिया का भी अगर स्टैंड वैसा रहता, शायद पाकिस्तान जैसा स्थिति हमारा भी हो जाता। हम लोग का जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो हम लोग आज देख रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आज नहीं बना है। ये उस समय का बेस था। अगर उस समय अगर बेस नहीं बनता हमारा तो शायद आज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम लोग नहीं रहते। अगर हम लोग नैम नहीं रहता तो शायद आज हम लोग किसी एक गुट में रहते, किसी एक पार्टी में चले जाते, या तो नेटो में चले जाते या फिर वॉरसो में चले जाते और हम लोग उसके सैटेलाइट बन के रह जाते। मतलब या तो यूएस के सैटेलाइट बन के रह जाते या फिर यूएसएसआर के सैटेलाइट बन के रहते। हमारा खुद का इंटरेस्ट कैटर नहीं होता। हम यूएस का इंटरेस्ट कैटर करते और नहीं तो फिर हम लोग यूएसएसआर का इंटरेस्ट को कैटर करते। तो इन सब चीज़ों पे इश्यू था। इवन आप और जब दूसरा का इंटरेस्ट कैटर करते तो हो सकता था फिर से हम लोग कॉलोनाइज़ हो जाते। इन सब चीज़ों पे बात कीजिए। नेहरू का जो मेन फ़ोकस था वो पॉवर्टी एलिवेशन पे था। हम लोग डिफेंस पे खर्च ना करके हम लोग एजुकेशन पे खर्च कर रहे थे। नेहरू उसमें आईआईटीज़ बना रहे थे, आईआईएम्स बना रहे थे। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस था। इन सब चीज़ों को डेवलप करने का बात चल रहा था। मेडिकल कॉलेज डेवलप करने का बात चल रहा था। डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का बात चल रहा था। अगर हम लोग डिफेंस से पैसा खर्च करते, शायद हम लोग इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं कर पाते। जो आईआईटीज़ आप देखते हैं, आईआईएम देखते हैं या फिर जो आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं अभी, तो बेस तो उसी वक़्त बन रहा था। जो भी आप बेस देखिएगा, इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था, बेसिक इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आप जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखिए, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे एम्फेसिस किया गया है।
तो अगर एग्रीकल्चर पे एम्फेसिस किया जाने का मतलब क्या है? कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेज़ वो एग्रीकल्चर में जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग डिफेंस में पैसा देते हैं, अभी देश आज़ाद हुआ है, तो अगर हम लोग डिफेंस में पैसा देते, तो शायद एग्रीकल्चर हम लोग का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और नहीं होता फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट करता। तो फूड सिक्योरिटी जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो आप देखोगे उसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन होता है नेहरू के बाद और फिर फूड सिक्योरिटी हम लोग का इंश्योर होता है। तो ऐसा थोड़ी अचानक से हो जाता है, पहले से बेस उसका बन रहा था। तो इन सब चीज़ों में आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है। इवन आपको पंचशील के बारे में बात करना है, तो पंचशील का जो लेगेसी ऐसा है कि इवन अभी भी हम लोग पंचशील का बात करते हैं। जब चाइना के साथ हम लोग रिलेशन का बात आता है, तो हम लोग पंचशील का भी बात करते हैं। इवन अभी भी आप देखोगे कि नैम का अभी भी नैम मूवमेंट चल रहा है। नैम इतना रेलेवेंस है, अभी के टाइम पे भी कभी भी हम लोग नैम का बात करते हैं। नैम कॉन्फ्रेंस होता है, जो ग्लोबल साउथ है। जो ग्लोबल साउथ है, ये क्या है बेसिकली नैम ही तो है। ये ग्लोबल साउथ है क्या? बेसिकली नैम के थ्रू है तो है, जो ग्लोबल साउथ मूवमेंट है, ये नैम है और कुछ नहीं है। जो ग्लोबल साउथ मूवमेंट है क्या? नैम ही है कि हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसके साथ हम लोग एंगेज कर रहे हैं। उस वक़्त हम लोग डिफरेंटली कर रहे थे, अभी स्लाइटली डिफरेंट वे में कर रहे हैं, लेकिन कर उसी तरीके से रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है, फिर आपको नेहरू पे कंक्लूड कर देना है, जो हम लोगों ने बात किया। तो आज हम लोग का दूसरा थिंकर हम लोग कंप्लीट हो गया, नेहरू हम लोग कंप्लीट कर लिए। इससे पहले हम लोगों ने गांधी कंप्लीट किया था। इससे पहले हम लोगों ने गांधी कंप्लीट किया, डिटेल में गांधी देखे हैं और नेहरू हम लोगों ने फिर डिटेल में देखा है। आपको आप लोगों का एक बच गया है, वो बचा है क्या? तो टैगोर। हम लोग टैगोर भी कवर कर लेंगे। कल आप लोग का जो लेक्चर होगा, कल लेक्चर में टैगोर आ जाएगा। टैगोर में भी आपको एक लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर करीब 1 डेढ़ घंटे का लगेगा, उसमें हम लोग टैगोर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि टैगोर का जो मेनली इम्पोर्टेंट है वो नेशनलिज़्म है और उनका थोड़ा आर्ट्स एंड कल्चर वाला जो एरिया वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा एजुकेशन हम लोग देख लेंगे, इन सब चीज़ों पे देख लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका आर्ट्स एंड कल्चर और नेशनलिज़्म है, तो हम लोग उस पे देख लेंगे। और उसके बाद आपका जो हिस्ट्री है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा।